हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 4 ब्लॉक 4 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आपका जो ब्लॉक 4 है इसके अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट्स आती हैं, तो इस ब्लॉक को हम 2 पार्ट में करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, वाई इज़ इंडियन इकोनॉमी रिगार्डेड एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, स्टेट्स इट्स बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। इंडियन इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है और उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलते हैं सबसे इसके करेक्टरिस्टिक्स पर। तो सबसे पहला जिसका करेक्टरिस्टिक होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, वो होता है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वहाँ की वो बहुत कम होती है। और इंडिया के केस में भी यही है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है पर्सनस की, वो बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है तो उसका मतलब यही है कि वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। दूसरा आपका ऑक्यूपेशनल पैटर्न। अगर हम ऑक्यूपेशनल पैटर्न की बात करें, इंडिया के अंदर हम जो कहते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किस चीज़ पर डिपेंड है, हमारी एग्रीकल्चर पर। लेकिन हमारा जो GDP है, हमारी जो अर्निंग है, उसमें सबसे कम परसेंटेज किसका होता है कंट्रीब्यूशन, हमारे एग्रीकल्चर का। 61% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन वहाँ से इनकम कितनी आती है हमारी टोटल इनकम के शेयर में, सिर्फ 28%। तो ये भी हमारा कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल पैटर्न, जहाँ पर कह सकते हैं कोई सेक्टर डिपेंडेंस तो उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनस है। एक तरह से कह सकते हैं सेकंड बाई 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन वहाँ से जो इनकम आती है वो आती है हमें 3/10। तो ये भी इसका एक रीज़न है, इसका करेक्टरिस्टिक्स है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। नेक्स्ट आपका रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है और पॉपुलेशन आपकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो इनकम होती है उसको कम करेगी। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप ही रह जाती है। नेक्स्ट आपका क्रोनिक एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में देखा जाता है कि शहरों में तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है और गाँव में एम्प्लॉयमेंट कम होता है। मतलब एक ये नहीं है कि एक फिक्स सीक्वेंस है कि हर जगह एक बराबर एम्प्लॉयमेंट सबको मिले। नेक्स्ट आपका कैपिटल डेफिशिएंसी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कह सकते हैं जो कैपिटल डेफिशिएंसी है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ओपन करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। लेकिन जब आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो किसी भी कंडीशन में आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को रन नहीं कर पाते। ये एक तरह से कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। नेक्स्ट आपका माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। अब हमारे जो वेल्थ हैं, हमारी एसेट्स हैं, उनका कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। अब किसी के पास तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, वेल्थ है, एसेट्स हैं, और किसी के पास ना के बराबर है। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। और लास्ट आपका पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कितना वो स्किल है, अनस्किल्स है उसके पास, क्या उसको नॉलेज है, टेक्निकल नहीं नॉलेज है, अपडेटेड है वो नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जानता है, उसका काम क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाता है, नहीं कर पाता। मतलब इन सभी चीज़ों की भी बहुत कमी है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के, जो कि इंडिया के अंदर देखे जाते हैं, इसीलिए हम इंडिया को भी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट आपका वाई डिड इंडिया अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें देखेंगे कि इंडिया ने अपने आप को डेवलप करने के लिए जो एक मिक्स इकोनॉमी का मॉडल क्यों यूज़ किया, क्यों अडॉप्ट किया। अगर हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सिर्फ कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो एक होता है आपका सोशलिस्टिक, दूसरा होता है कैपिटलिस्टिक। अगर हम सोशलिस्टिक की बात करें कि यहाँ पर होता है कि जितना भी कह सकते हैं कंट्रोल होता है, पावर होती है, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है। गवर्नमेंट के पास ही उनकी ओनरशिप होता है, उनका कंट्रोल होता है, किस सेक्टर में क्या प्रोडक्शन करना है, ये सारे डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेती है। और अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्टिक की, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं जितने भी हमारे कंट्रोल होते हैं, ओनरशिप होते हैं, वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हाथों में होते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में सब कुछ, हमारा प्रोडक्शन, हमारा क्या कह सकते हैं सेल्स, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सब कुछ उनके हाथों में होता है। तो ये दो तरह की हमारे पास इकोनॉमी होती है, एक होती है सोशलिस्टिक और दूसरी होती है कैपिटलिस्टिक। जब इंडिया की बात करते हैं आफ्टर फ्रीडम, तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतना फंड अवेलेबल नहीं था, इतना फाइनेंस नहीं था, इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो पूरी इकोनॉमी को अकेले ही डेवलप कर सकें। तो उसे वहाँ पर नीड थी कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स की, प्राइवेट कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स की, जो कि उस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आगे आए। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस, हमारे कह सकते हैं जो एक्ट्स थे, वो इतने फेवरेबल नहीं थे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आगे आए। तो हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ चेंजमेंट लेके आई, क्योंकि जो कह सकते हैं कैपिटल थी वो मैक्सिमम प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास ही थी,
प्राइवेट बिजनेसमैन के पास ही थी। लेकिन अब उनकी भी कह सकते हैं जो भी उनके पास कैपिटल थी इकोनॉमी में किस तरह लेके आए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, कह सकते हैं बहुत सारी लाइसेंसिंग हटा दी, हमारे टैक्स ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया, जिसके थ्रू कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए। और कुछ ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते थे, प्राइवेट प्लेयर्स को कह सकते हैं इन्वाइट नहीं कर सकते, जैसे हमारे आर्म सेक्टर्स हो गए, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए, हमारे कह सकते हैं डिफेंस के हो गए। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनसे एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कंट्री की जो सिक्योरिटी होती है उसको खतरा हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दे सकते थे, जो सिर्फ एक गवर्नमेंट के हाथों में होने चाहिए, हो सकता है अगर वो प्राइवेट हाथों में गए तो वो हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल साबित हो, तो उन्हें अपने पास रख लिया। और जिन सेक्टर्स में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की नीड थी, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपके रोड्स हो गए, आपकी एयरलाइंस होगी, मतलब काफ़ी ऐसे पार्ट्स थे जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड थी और हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि उन सभी चीज़ों को अकेले ही डेवलप कर सके। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया मोड ऑफ डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग्स एंड ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ gross domestic capital formation in the Indian economy and analyze its industry wise। नेक्स्ट इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, नेम द 4 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच अकाउंट्स फॉर ओवर 3/4 ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग और ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो जैसे कि आपने जीडीपी हर कोई जानता होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक साल के अंदर कोई भी कंट्री कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो उसी को हम कहते हैं जीडीपी। अब उसी तरह कुछ आपका सेविंग भी है कि एक साल के अंदर हमारे प्राइवेट, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स मिलाकर टोटल कितनी सेविंग करते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग्स। अगर इसी के साथ हम बात करें ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की, तो जिस तरह का आपका इन्वेस्टिंग का सेविंग का कॉन्सेप्ट था, उसी तरह का कि एक साल के अंदर हमारे हाउस होल्ड, प्राइवेट, कॉर्पोरेट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर्स एक साल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया में इनका क्या रेट रहा है, क्या रेशियो रहा है, क्या इनका रिकॉर्ड रहा है, एज पर जीडीपी एट मार्केट प्रोसेस द जीडीपी वेंट अप टू द 14.6% इन 1971 फ्रॉम 8.9% टू 1950 टू 51। तो हमने देखा कि किस तरह हमारा जो जीडीपी था इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आई, कुछ हमारे कह सकते हैं 5 ईयर प्लान्स को यूज़ किया गया, उनको चलाया गया, जिनके थ्रू कि हमारी अब जो जीडीएस थी, ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग्स थी, वो कहाँ से इंक्रीज हो गई, वो 8.9% थी हमारी 1950 टू 51 में, अब वो 20 ईयर्स के बाद आपकी पहुंच गई थी 14.6। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने देख रही थी कि किस तरह हमें किस टारगेट को अचीव करना है, और उसके साथ ही साथ हमारा कह सकते हैं 25% तक हमारी पहुंच गई थी 1995 टू 1996 के अंदर। तो कंटिन्यूसली हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स उठाए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, बिजनेस को बढ़ावा दिया, कह सकते हैं कुछ ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आए जिसके थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। जब एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हमारी जो सेविंग थी वो भी बढ़ने लगेंगी। अगर इसके अंदर हम बात करें कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी गई थी, तो ये क्या होता है, ये होता है कि हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के थ्रू, उसके अंदर जो भी सब कुछ आता है वो सारी टोटल इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं। मतलब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन एन इकोनॉमी विद हैज 2 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट आपका जीडीएस और दूसरा आपका होता है नेट कैपिटल फ्लो। मतलब आपका नेट कैपिटल फ्लो कितना हुआ है और दूसरा आपका सेविंग, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, आपके पास सेविंग है तो मतलब आपके पास कैपिटल तो कलेक्ट हो रही है, और अगर आप कैपिटल इनफ्लो की बात करते हैं तो आपकी कंट्री में कितना पैसा आया है इंडस्ट्रीज में, चाहे आप एफडीआई की बात करें किसी भी मेथड से, तो उसको क्या कहते हैं हम, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो GDCF इक्वल टू GDS प्लस CI, देयर शुड बी अ मार्जिनल इंक्रीज ऑफ GDCF फ्रॉम 1950 टू 1990। There is also a decline in net capital inflows that literally went negative in 2001 to 2। तो हमारा लेकिन जो देखते हैं कि जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन थी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर ना के बराबर मार्जिनल इंक्रीज देखा गया था फ्रीडम से लेकर 1990s तक, और 2001 में तो जाकर हमारी कहीं कह सकते हैं एक तरह से नेगेटिव फॉर्म में भी चली गई थी।
तो उसके बाद ही हमारी गवर्नमेंट ने कह सकते हैं जो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनको पब्लिक सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया था, उनकी नई नई पॉलिसीज़ को लेके आई, हमारे कम्युनिटी और सर्विस सेक्टर्स के अंदर उसने डिवाइड किया गया कि किस तरह अब हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। एग्रीकल्चर अगर होता है तो उसके अंदर किस तरह एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर अगर फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, तो उसके अंदर कौन कौन से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू कि उस सेक्टर्स को बढ़ाया जा सके। इसी तरह आपके ये तो सारे थे कि कमोडिटी सेक्टर्स, इसी तरह आपके जो सर्विस सेक्टर्स थे, आपके होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, स्टोरेज हो गई, फाइनेंस हो गया, रियल इस्टेट्स हो गए, या आपके कह सकते हैं ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे, इनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया कि किस तरह इन सेक्टर्स के थ्रू अपनी कैपिटल फॉर्मेशंस को इंक्रीज़ किया जाए। अगर हम बात करते हैं कौन से 4 सेक्टर्स हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो 4 सेक्टर है हमारे पास। सबसे पहला आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, तीसरा आता है आपका कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज, और चौथा सेक्टर आता है फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट। तो 4 तरह के हमारे पास ये सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में। अगर हम बात करते हैं तो इन सभी का जो रेशो होता है वो टोटल 76% होता है हमारे ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का। तो हमने देखा किस तरह ये 4 स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इंडिया कंसीडर्ड इट्स नेसेसिटी टू अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एज इट हैज़ अडॉप्टेड इन इंडिया। तो इंडिया ने क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया या इंडिया को क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता क्या है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप उससे पहले एक अपनी रणनीति तैयार करते हो, पॉलिसी तैयार करते हो, एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हो कि किस तरह आप उस कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करोगे। क्योंकि अगर आपके पास कोई पॉलिसी है, आपके पास कोई प्लान्स है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप उस काम को बहुत ही एफिशिएंट वे में कर पाओगे। लेकिन अगर आप बिना किसी प्लानिंग के किसी भी काम को करने के लिए निकल जाते हो तो आपको ना तो आपने उस काम को एनालाइज किया होता है, वहाँ पर आने वाली प्रॉब्लम्स को भी आपने एनालाइज नहीं किया होता है, तो उससे आप पूरी तरह से अनअवेयर होते हैं उसकी कंडीशन से, वहाँ की सिचुएशन से। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए, चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करो, बिजनेस प्लानिंग की बात करो, चाहे कम्युनिकेशन प्लानिंग, मतलब किसी भी फील्ड में प्लानिंग अगर आप करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत कह सकते हैं वास्ट कंडीशन में थी हमारी फ्रीडम के बाद। ना तो हमारे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप थे, ना हमारे सर्विस सेक्टर डेवलप थे, ना ही हमारा एग्रीकल्चर जो एरिया था वो इतना डेवलप था। हम अपनी खुद की भी नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहे थे। आज के टाइम हम कहते हैं कि हम ओवरऑल वर्ल्ड को वीट और राइस सप्लाई करते हैं, पल्सेस सप्लाई करते हैं, लेकिन ये कंडीशन हरदम नहीं थी। जब हमें फ्रीडम मिली तो उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि हम अपने नीड के जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड थे अपने कह सकते हैं कमोडिटीज़ के लिए, फूड्स के लिए, आप पल्सेस कह सकते हैं, वीट्स कह सकते हैं, राइसिस कह सकते हैं। एक तरह से हमारी जो बेसिक नीड्स थी, खाना था, हमारी जो फूड सेफ्टी थी, उसके लिए भी हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर एक तरह से पूरी तरह से डिपेंड थे। तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि विदाउट इकोनॉमिक प्लानिंग के हम अपनी जो डेवलपमेंट है या हमारी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमें खुद को डेवलप करना है, खुद को इस लेवल पर लेके आना है कि अपनी खुद की नीड्स को खुद ही पूरा कर सकें, तो इसके लिए हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड होगी। जिसके अंदर आपके कौन कौन से बेसिक रीजंस की अगर बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के जिनकी वजह से एक्सेप्ट किया गया था, तो सबसे पहला था आपका फेलियर ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। हमारी कंट्री के अंदर जो भी मार्केट का मैकेनिज्म था वो टोटली वे में फेल हो चुका था, पूरी तरह से वेस्ट हो चुका था, खराब हो चुका था। कोई भी हमारे पास एक स्पेसिफिक कह सकते हैं मैकेनिज्म नहीं था हमारी मार्केट्स का। किस तरह हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, कस्टमर तक किस तरह पहुंचेगा, किस तरह उसके अंदर मीडिएटर काम करेंगे, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस थी टोटली वे में डैमेज हो चुकी थी। तो इसकी वजह से हमें नीड पड़ी या हमें कह सकते हैं नेसेसरी रियलाइज हुई हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की। नेक्स्ट आपका नीड टू स्ट्राइक अ चेंज इक्वेशन विद डेवलप्ड कंट्री। अब देखा कि हम उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर थे और हमने देख रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम देखते थे, हम यूएस को देखते थे, यूएसएसआर को देखते थे, जर्मनी को देखते थे। उस टाइम पे हम देखते थे कि ये कंट्रीज़ हैं, ये अपने आप कितनी डेवलप्ड हैं, हर चीज़ में कह सकते हैं सूटेबल है, इनके पास हर तरह के रिसोर्सेज, ये अपने हर काम को खुद ही कर सकती हैं, किसी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डेवलप नहीं हो सकती है। और हमारी कंट्री उस टाइम सोच रही थी कि किस तरह अपने आप को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट करे। तो इसकी वजह से भी हमें नीड पड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग की। नेक्स्ट फोर्थ था आपका एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर चाहे मार्केटिंग की मैकेनिज्म की बात करें
या बात करें हमारे पास वेल्थ की, असेट्स की, तो वो कोई भी एक तरह से कह सकते हैं इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखी थी। किसी सोसाइटी के पास तो बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, किसी के पास बहुत कम थी, तो उन सभी को एक तरह से इक्वल करने के लिए, सभी को बराबर कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, हर एरिया के लिए काम करने के लिए हमें नीड पड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग की। और लास्ट आपका मोबिलाइजेशंस एंड एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज तो बहुत थे, लेकिन उनका एलोकेशन नहीं हो पा रहा था, उनका कह सकते हैं एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा था। हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था कि किस एरिया में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किस स्टेट्स में कौन सा रिसोर्स हमें चीप लेवल पर मिल सकता है, कहाँ पर कौन सा रिसोर्स सबसे अच्छी क्वालिटी मिल सकता है। मतलब अवेलेबल सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग हमारे पास इंक्लूड नहीं थी, कोई डाटा ऐसा नहीं था जिसके थ्रू कि हम उन रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सकें या उनका मोबिलाइजेशन कर सकें। तो ये थे कुछ हमारी नीड्स जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक प्लानिंग्स की नीड पड़ी। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द लॉन्ग टर्म गोल्स एज अडोप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी सेकंड और थर्ड जो 5 ईयर प्लान्स थे उसके अंदर डिफाइन किया गया हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को, लॉन्ग टर्म गोल्स, और किस तरह हम इनको अचीव करेंगे। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि हम अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, अपनी कंट्री को इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी कोई भी कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग किस तरह होगी? उसके अंदर उसकी कह सकते हैं जो पॉवर्टी रेट है उसको आप घटा दो, इनकम्स के जो सोर्सेज हैं उनको इंक्रीज करो, एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको इंक्रीज करो, या आपकी जो इनकम इनक्वलिटीज़ होती है उसको ख़त्म करो। अगर आप इन सभी कामों को कर लेते हो तो इसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपनी पॉवर्टी को कम करना, इनकम इनक्वालिटीज़ को कम करना, पॉवर्टी को ख़त्म कर देना, आपके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ये सारे थे। दूसरा था सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे कि इसके अंदर देखा गया कि किस तरह हम अपने आप में डिपेंडेंस बन सकते हैं, सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए। हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहें, चाहे कि सर्विस के लिए पर्सपेक्टिव से बात करें, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे कह सकते हैं हमारे फूड ग्रेन से, कोई भी बेसिक नीड्स हैं। मतलब यहाँ पर हमारी कंट्री का गोल था कि हम अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाएं, हम किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें अपनी बेसिक नीड्स के लिए। नेक्स्ट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था कि यहाँ पर कोशिश करी गई कि हमने बात करी हम इकोनॉमी अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं। इकोनॉमी तभी आप डेवलप कर पाओगे अपनी कंट्री को जब आपकी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज़ होएगा तो वहाँ पर आपकी जो पॉवर्टी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी हमारा कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म गोल था। दूसरा था आपका रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज़। आपकी इनकम की जो इनक्वालिटीज़ थी उसको भी रिड्यूस करना हमारा लॉन्ग टर्म गोल था। नेक्स्ट आपका पॉवर्टी एलिमिनेशन और आपका मॉडर्नाइजेशन। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स थे जिनकी वजह से अडॉप्ट किया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग को। नेक्स्ट आपका स्टेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, हाउ फार द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी कुड बी अचीव्ड। और आपके कह सकते हैं इसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, कि आपकी जो 1956 की पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अपने कह सकते हैं जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा कर पाई या नहीं कर पाई। तो अगर हम बात करते हैं 1956 की, मतलब हमारी फ्रीडम के कह सकते हैं 8 से 9 साल की बात थी हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। तो उस टाइम पे ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट था, ना ही हमारा जो कम्युनिकेशन सोर्सेज थे ना ही वो थे हमारे पास, क्योंकि आफ्टर फ्रीडम सिर्फ हमें 5 से 6 साल हुए थे। तो उस टाइम पे हमने 5 से 6 साल के अंदर हमने किन पे फोकस किया था? अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर, कि कम से कम अपनी बेसिक नीड्स को हम पूरी कर पाएँ। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन सोर्सेज आते हैं, हमने इनको उस टाइम पे सेकेंडरी में रखा था। तो हमने देखा कि फ्रीडम के 6-7 साल बीत चुके थे और अब हमारे पास हम दूसरे सेक्टर्स पर अपना फोकस कर रहे थे कि जिससे अब इंडस्ट्रीज़ को किस तरह डेवलप किया जाए। तो जब हमारी जो पॉलिसी आई, तो पॉलिसी को बनाया गया, फ्रेम किया गया, तो उस टाइम पे देखा गया कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना ही कम्युनिकेशन सोर्सेज है। मतलब एक तरह से हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमारे पास नहीं था हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो वहाँ पर हमें नीड थी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें हमारी गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ गवर्नमेंट की, अगर बात करें, गवर्नमेंट के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो अकेले पूरे इस सेक्टर्स को डेवलप कर सके। तो वहाँ पर उसने बहुत सारी रेजोल्यूशंस लेकर आई, चेंजमेंट किए गए, जिसके थ्रू कि उसने प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वाइट किया कि वो आकर हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। तो यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे हमारी गवर्नमेंट्स के थ्रू
कि जैसे आपके कह सकते हैं लाइसेंस हटा दिए गए थे, आपकी ड्यूटीज हटा दी गई थी, आपके टैक्सेस हटा दिए गए थे। कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनके थ्रू कि हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया जा रहा था या उन्हें मोटिवेट किया जा रहा था कि वो आके हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। द प्राइवेट सेक्टर, while fearing from making huge investment, was not interested in making investment in irrigations, electric energy, transport, and communities. Therefore, the Industrial Policy Resolution of 1956 was assigned a major role to public sector. It promoted rapid economic development while creating and expanding infrastructure, promoting development of heavy and basic industries, providing an industrial base to economy, for creating employment opportunities, for promoting redistribution of income and wealth, for promoting redistribution of income and wealth, for promoting balanced regional development. तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर्स कोई भी आने को तैयार नहीं था, तो उसने कौन कौन सी रेजोल्यूशन लेके आई, जैसे कह सकते हैं उसने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप एक्सपेंड करना स्टार्ट किया जिसके थ्रू कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें जो भी बेसिक नीड्स थी उन चीज़ों को पूरा किया जाने लगा, उनको एक तरह से बेस प्रोवाइड किया जाने लगा उन सर्विसेज को, उन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प नहीं करोगे, उसकी इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप करने के लिए उसको रिसोर्सेज को प्रोवाइड नहीं कराओगे, आप उन्हें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, मतलब जब तक आप उनको प्रमोट नहीं करोगे, उनकी हेल्प नहीं करोगे, चाहे आप इकोनॉमिक वे में बात कर रहे हो या चाहे नॉन इकोनॉमिक वे में, तब तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ पर अपने आप को नहीं आगे आता। क्योंकि कुछ हमारे पास जो सेक्टर्स थे, जैसे इरिगेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिटीज़ की, इनके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट की नीड थी। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी गवर्नमेंट के, जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1956 का, तो कह सकते हैं हमारे 6-7 तरह के मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव था कि डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इससे पहले हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के राइट में थे, गवर्नमेंट की ओनरशिप में थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उनको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करना हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। अब 3 तरह की कह सकते हैं किस कौन कौन सी कैटेगरी होगी। पहली होगी इंडस्ट्रीज टू बी डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली बाय स्टेट्स, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्टेट्स के थ्रू डेवलप करी जाएंगी। दूसरी थी आपकी मिक्स सेक्टर कंप्रोमाइजिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया जो कि डेवलप किए जाने थे प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के पर्सन्स के थ्रू मिलकर, मतलब वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी दोनों मिलकर उस एरिया को डेवलप करेंगे। और तीसरी थी आपकी जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए छोड़ी गई थी। तो 3 तरह से कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे जो इंडस्ट्रीज थे उनको डिवाइड कर दिया गया। तो पहला था जिसके अंदर की कोई स्टेट्स का रोल नहीं रहेगा, उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर वे में डेवलप करेगी, उनके अंदर डील करेगी। दूसरी थी जहाँ पर हमारे पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर किसी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। और तीसरा था वो सेक्टर्स जो कि टोटली प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए गए थे। तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन हमारे इंडस्ट्री सेक्टर का। दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा को एक्सिस्टेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, कि हमारे जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स है उनके बीच में किस तरह कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके उनके एग्जिस्टेंस के अंदर। क्योंकि अगर दोनों के बीच में कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी वो अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट था आपका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, कि गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन होगा, किस तरह कंट्रोल करेगी वो प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी इंडस्ट्रीज है। मतलब एक किस्म का जो कंट्रोल था उसको ना के बराबर कर दिया गया था। मैक्सिमम अब जो डिसीजन थे हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के पास खुद ही आ गए थे। नेक्स्ट था आपका रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। अब आपकी कह सकते हैं जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज थी, या आप कह सकते हैं जो हमारे पास कह सकते हैं बहुत सारी आपको एप्लीकेशन फाइलिंग, मतलब आपका जो प्रोसीजर था किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का, उनकी जो पॉलिसीज थी उनको कम कर दिया गया, उनके स्टेप्स को कम कर दिया, कि जिस तरह आपके जब आपके पास स्टेप्स कम रहेंगे तो आप इजिली किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर पाओगे। नेक्स्ट था आपका रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखा गया कि हमारी जो कह सकते हैं स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे अगर हम ग्रामीण इलाकों के अंदर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। कई कह सकते हैं हमारी नेशनल लेवल पर ऐसे ऐसे कह सकते हैं एसोसिएशंस को डेवलप किया गया जिनका मेन पर्पज़ यही था कि वो स्मॉल स्केल और हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल पीस। अब इंडस्ट्रियल पीस के अंदर देखा गया कि आपका जो भी इंडस्ट्रियल के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो वो किस तरह सोल्व आउट किया जा सके और किस तरह सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से अपने काम को कंप्लीट करें। लास्ट था आपका टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सन्स।
अब यहाँ पर देखा गया कि आपके जो भी डेपुटेशंस होते हैं, चाहे आपके टेक्निकल हो या मैनेजरल पर्सनस के हों, उनका किस तरह बेनिफिट उठाया जा सके, किस तरह उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, किस तरह उनको ट्रेन किया जा सके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के। नेक्स्ट आपका डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एज एक्सटिंक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेन फीचर्स थे हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के जो कि गवर्नमेंट के थ्रू 1991 में लाई गई थी। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। आज तक हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, सबसे मेजर इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इसी पॉलिसी का रहा है 1991 का, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसके थ्रू की अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके, उनको और कह सकते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। तो सबसे पहला आपका जो साइलेंट फीचर्स था हमारी इन पॉलिसीज का, वो था एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगर लाइसेंसिंग की बात करें, मतलब एक लाइसेंस होता क्या है, आपको परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से कि आप बिना परमिशन के, विदाउट प्रायर परमिशन के आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, उसकी इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं कर सकते। तो 1990s तक हमारी कंट्री के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स ऐसे ही थे जिनके अंदर कि आपको अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड होती थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि मैक्सिमम जितनी भी हमारे पास अब इंडस्ट्रीज थी, उन सभी इंडस्ट्रीज से जो लाइसेंस का आपको डिमांड थी, लाइसेंस की नीड रहा करती, उन सभी चीज़ों को एबॉलिश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ कुछ सेक्टर्स को ही गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। अगर कि आप सिर्फ 6 सेक्टर्स ऐसी थे, 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके अंदर की गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को आगे कंटिन्यू करा, और जितने भी सेक्टर्स थे इन 6 सेक्टर्स को छोड़कर उन सभी के अंदर से हमारी गवर्नमेंट ने लाइसेंस को हटा दिया। अब 6 सेक्टर कौन थे जिनके अंदर के लाइसेंस को कंटिन्यू किया गया? अल्कोहल, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंड आपके लास्ट था आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनके अंदर की आपको परमिशन की नीड थी, आपको लाइसेंस की नीड थी। इन सभी सेक्टर्स को छोड़कर अब आप किसी भी सेक्टर्स के अंदर अपना सकते सेटअप कर सकते थे, अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते थे विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी अप्रूवल। नेक्स्ट था आपका डिल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल। पब्लिक सेक्टर रोल की बात करें कि हमारे पास अभी तक क्या था, मैक्सिमम सेक्टर्स जो थे वो पब्लिक सेक्टर्स के लिए थे, और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर्स के जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी प्राइवेट हाथों में दे दी। कह दिया कि हाँ, इनमें कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो इनके अंदर अपना काम कर सकता है। मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिनके अंदर कि आपको परमिशन ही नहीं थी, आप लाइसेंस के बाद भी उनका लाइसेंस ही नहीं ले सकते थे। तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स को अपने पास रिजर्व कर लिया पब्लिक सेक्टर्स के लिए, और उन 3 सेक्टर्स को छोड़कर जितने भी अदर सेक्टर्स बचते हैं उन सभी को ओपन कर दिया गया प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब 3 सेक्टर्स कौन थे? जैसे आपका एनर्जी है, मतलब एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स एंड रेट ट्रांसपोर्ट। इन 3 सेक्टर्स को हमारी गवर्नमेंट ने अपने खुद के लिए रिजर्वेशन के लिए रख लिया, अपने रिजर्व में रख लिया, और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज थी उन सभी को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट आपका स्क्रैपलिंग ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एमआरटीपी अंडरटेकिंग। इसके अंदर हम बात करेंगे एमआरटीपी होता क्या है, क्योंकि हम राइट दे देते हैं उसके प्रोडक्शन वालों को कि हाँ, आप आपका देख रहे हो, आप मिनिमम प्राइस कितना उसका डिसाइड करते हो। तो हमारे यहाँ पास अब एक तरह से परमिशन दे दी गई थी कि कोई भी फर्म अपने एमआरटीपी को खुद डिसाइड कर सकता है। उन्हें परमिशन दे दी गई थी कि उनके ऊपर अब कोई भी एडिशनल जो पावर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे उनके प्राइस को डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आपका फ्री एंड लिबरल एंटिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब जो भी दूसरी कंट्री से एफडीआई आती थी हमारी कंट्री में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से आए या वो टेक्नोलॉजी के रूप में आए, उन सभी को भी कह सकते हैं उनकी जो पॉलिसीज थी हमारी कंट्री के अंदर आने की, उनकी एंट्री की, इंपोर्ट की, उन सभी को लिबरल कर दिया गया था। अगर अब दूसरी कंट्री से आपने लिबरल कर दिया है कि आप कोई भी दूसरी कंट्री से एफडीआई लेके आ सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको इसका ऊपर आपकी इंडस्ट्रीज पर असर देखने को मिलेगा कि हो सकता है दूसरी इंडस्ट्रीज वेट कर रही हो कि हाँ, इस कंट्री के अंदर स्कोप तो बहुत है, लेकिन अभी हमारे पास उस कंट्री में एंटर करने का कोई रास्ता नहीं है, उसकी जो पॉलिसीज है हमारे अगेंस्ट है। अगर आपने पॉलिसीज ऐसी बना दी हमारी गवर्नमेंट ने कि कोई भी दूसरी कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ सकती थी, टेक्नोलॉजी आ सकती थी, तो इसका भी कह सकते हैं बेनिफिट देखा गया हमारे इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर, उनके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। अब ये भी देखा गया कि इसके अंदर इससे पहले था कि हम किस जगह अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हैं, किन कंट्रीज के अंदर, उसका भी एक क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया को भी कह सकते हैं लिबरलाइज कर दिया गया। अब आप अपनी जो इंडस्ट्री की लोकेशन होती है उसको कह सकते हैं काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते थे।
नेक्स्ट आपका एबोलिशन ऑफ फ्रेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। तो इससे पहले क्या था कि हमारे पास जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स थे मैन्युफैक्चरिंग के, उनके लिए एक फ्रेज को इस्टेब्लिश किया गया था कि आप इन फ्रेज को फॉलो कर ही आप जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको चला सकते हैं या उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस फ्रेज मैनर को या उस सीक्वेंस को भी खत्म कर दिया गया था कि हाँ, अब आपको सीक्वेंस को फॉलो करने की नीड नहीं है अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब अब आप कोई सीक्वेंस को फॉलो ना कर अपनी नीड के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते थे। लास्ट आपका रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। इसके अंदर था कि अगर इससे पहले कि अगर कोई भी हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिट लेकर अपनी किसी फर्म्स को, अपनी इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप करते थे, तो उनके पास कुछ एक तरह से कन्वर्टेबिलिटी का क्लॉज था कि आपको अगर आपने इतना लोन लिया है, इतनी कैपिटल के लिए कहीं से डेप्ट लिया है, तो मिनिमम आपको आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं या कैपिटल है उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी एबॉलिश कर दिया गया था। अब हमारे पास कोई भी मैंडेटरी कह सकते हैं फोर्स नहीं कर सकता था हमारे उन बोरोवर्स को, प्राइवेट फर्म्स को, कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करें या कह सकते हैं किसी भी शेयर्स में कन्वर्ट कर इशू करें। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991 के। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द फिजिकल इम्बैलेंस दैट डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 1980s, स्टेट द करंट फिजिकल सिचुएशन एंड डिस्कस द मेजर्स टू बी अडोप्टेड फॉर रिस्टोरिंग द फिजिकल बैलेंस। कि 1980s के अंदर इंडिया में जो देखा गया था फिजिकल इम्बैलेंस, उसको हमें एक्सप्लेन करना है और करंट सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर हमारे फिजिकल सिचुएशंस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसीज होती क्या है, इनके अंदर गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपका टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक बोरोविंग, कि किस तरह हम पब्लिक के अंदर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं किस तरह एक्सपेंडिचर करेंगे, किस सेक्टर के लिए कितना हम बजट अलॉट करते हैं, उस बजट्स का अरेंजमेंट कहाँ से होएगा, अगर हमारे पास टैक्सेशन के थ्रू उसकी कंप्लीट हमारी नीड नहीं हो पाती तो उसको कहाँ से हम बोरो करेंगे। तो ये सारी आपकी पॉलिसीज कहलाती है फिजिकल पॉलिसीज। अब आपकी जो फिजिकल पॉलिसीज होती है मल्टी डायमेंशनल होती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर उसके डेवलपमेंट के अंदर, चाहे हम उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बात कर लें, चाहे सोशल जस्टिस की बात कर लें, उन सभी चीज़ को इंश्योर करती है हमारी फिजिकल पॉलिसीज। तो 1980s के अंदर क्या देखा गया कि हमारे उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि हमारी नीड तो बहुत ज़्यादा थी। हम देख रहे थे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें डेवलप करना है, हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी सेक्टर डेवलप करना है, हमें अपने सर्विस सेक्टर को भी डेवलप करना है। मतलब हमें डेवलप हर किसी को करना था, लेकिन उसके लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है, हमें टैक्सेशन की नीड होती है, हमारे बोरोविंग की नीड होती है। लेकिन अब बोरोविंग कहाँ से करें, हमारे पास इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था कि पब्लिक टैक्स दे सके। जब पब्लिक टैक्स नहीं देगी, हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो वो पैसे का जो कलेक्शन होता है वो कहाँ से हो पाएगा। तो उस टाइम हमारी कंडीशन ये थी कि हमारा जो फिजिकल बैलेंस था टोटली इम्बैलेंस हो रखा था, हमारे खर्चे ज़्यादा थे और हमारे कह सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे। तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कह सकते हैं हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी, या आपके 86 के आसपास आपके जो भी पॉलिसी बनाई गई कि किस तरह हम अपनी डेवलप करें इकोनॉमी को, अपने कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट को किस तरह बढ़ाया जा सके। कि मेन रीज़न वही है, जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब तक आपका जो फिजिकल इम्बैलेंस है वो हरदम इम्बैलेंस ही रहेगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे कौन कौन से एम होते हैं फिजिकल बैलेंस के या फिजिकल पॉलिसीज़ के, गवर्नमेंट क्यों बनाती है, तो 3 तरह के एम होते हैं। अगर प्रेजेंटली बात करते हैं, हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत एक बैलेंस हमारा फिजिकल पॉलिसी, तो इसका जो मेन एम होता है 3 एम होते हैं। पहला होता है इंप्रूविंग ग्रोथ परफॉर्मेंस, दूसरा होता है आपका एलोकेशन एफिशिएंसी और तीसरा होता है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ परफॉर्मेंस, या ग्रोथ परफॉर्मेंस के अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि हम किस तरह परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस को, आपके रिसोर्सेज के यूज़ को, उनके यूटिलाइजेशंस को, अगर आपके पास कोई एलोकेशन रिसोर्स को किस तरह एलोकेट आपको करना है, किस तरह आप उनको एलोकेट कर उनको एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हो अपने रिवेन्यू में, आप किस तरह टैक्स को कलेक्ट करोगे, अगर कोई नॉन रिवेन्यू एरिया है तो उसके अंदर से आप किस तरह पॉलिसीज को अमेंड करोगे, वहाँ पर किस तरह एक्सपेंडिचर करोगे, किस तरह आप अपने पब्लिक सेक्टर्स को कंट्रोल करोगे या उनको रिस्ट्रक्चर करोगे। क्योंकि मेन आपका फोकस क्या है यहाँ पर, टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को बढ़ाना। दूसरा होता है आपका एलोकेशन एफिशिएंसी। अब हमारे पास देखते हैं कि किस तरह हम अपनी जो एफिशिएंसी लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए हमें किन किन कह सकते हैं रिसोर्सेज की नीड है, किन टेक्निकल्स की नीड है, किन कह सकते हैं स्ट्रेटजीज की नीड है, जिनकी मदद से हम अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट होता है आपका इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें कि फिजिकल पॉलिसीज का मेन रीज़न ये भी होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है टोटल। तो उसको किस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग कंट्रीज़ के अंदर, जिसके थ्रू कि हमारी जो पॉवर्टी है वो भी कम हो जाए उस कंट्री की।
सबको एजुकेशन मिल सके, सबको जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके, सबकी जो मेडिकल नीड्स हैं वो पूरी हो सके, कोई भी गरीब ना रहे, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये भी सारी आपकी पॉलिसीज आती हैं, ये सारे एम्स आते हैं जिनकी वजह से फिजिकल पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाता है। तो ये थे आपके ब्लॉक 4 पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, इस ब्लॉग के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।